पढ़ाया जाएगा और इसमें आपको जो बताया जाएगा सबसे पहले आपको डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन की क्या एप्लीकेशंस है ये पढ़नी है। तो बेसिकली आपका जो डायमेंशन वाला चैप्टर है इसमें आपने सबसे पहले हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? डायमेंशन। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसको कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब ये भी आपकी दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है, फंडामेंटल होती है। कैसी होती हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन सी होती हैं? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आपकी कितनी फिजिकल क्वांटिटी है बताओ, कौन कौन सी हैं? 7 होती है। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। पहली कौन सी होती है बताओ? लेंथ होती है। दूसरी मास। फिर टाइम। टेम्परेचर। सबको याद होनी चाहिए। टाइम फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गई। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अरे करंट कहाँ गया भाई? इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। 6 कौन सा है? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और 7 कौन सा हो जाएगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। तो ये 7 आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इनके आपको क्या होनी चाहिए, इन सब की डायमेंशंस पता होनी चाहिए, है ना? इन सब की क्या पता होनी चाहिए आपको? डायमेंशन। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एल होती है। मास की एम होती है। टाइम की टी होती है। ठीक है, टेम्परेचर की के लिख देते हैं। करंट की ए लिख देते हैं। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की मोल लिख देते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी की सीडी लिख देते हैं, है ना? इस तरीके से। या आप इसको टेम्परेचर के लिए के भी लिख सकते हैं, कई बार हम यहाँ पर थीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटी होगी। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। इसके बाद अब आपके यहाँ पे क्या आता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ एक हमने पढ़ा फंडामेंटल। फंडामेंटल के साथ कौन सी आती है? दूसरी ड्राइव्ड। कौन सी आती है? ड्राइव्ड होती है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बताओ सर? जिसमें फंडामेंटल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फंडामेंटल का यूज करते हैं। या जो किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं। जैसे आपके पास सबसे पहली कौन सी है? फोर्स लिख लो आप। क्या लिख लो? फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास की डायमेंशन क्या होगी? m। एक्सीलरेशन की क्या होगी? m/2। कुल मिला के कितना आता है डायमेंशन? m/2। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? डायमेंशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन। तो अभी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्पीड से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला याद होगा तो डायमेंशन आप आसानी से निकाल लोगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि क्या होगी? लेंथ। और टाइम क्या हो गया? टी हो गया। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 80 - 1। अब इसको हम जनरली लिखना चाहें तो यहाँ पे m की पावर 0 भी लिखा हो सकता है। ये स्पीड की होगी। अब ऐसे आप इसकी निकाल सकते हो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए भी क्या होगा? डायमेंशन सेम ही आएगी। कितनी आएगी? m0 at -1। क्यों आएगी? क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी स्केलर हो गई और ये आपकी वेक्टर हो गई। ठीक है, थर्ड इसके बाद आप जो निकालोगे एक्सीलरेशन। क्या निकालोगे? एक्सीलरेशन। तो ये बेसिक बता रहा हूं मैं। बाकी इसमें एनसीईआरटी में हमारी वो लास्ट वाली टेबल में देखो 94 के आसपास लिखी हुई है, तो वो सबको आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है हमारी? 80 - 1। टाइम कितना हो गया? t। इक्वल मिला के कितना आएगा? 80 - 2। इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या कर पाओगे? डायमेंशन निकाल लोगे। अब मेन जो एग्जाम में आते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो समझ लो कि मतलब डायमेंशन किसकी किसकी पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। किसकी पता होनी चाहिए? ग्रेविटेशनल। ये कुछ बेसिक्स बता रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बात नहीं करोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे शो करते हैं? जी से। किससे शो करते हैं? जी से। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? आपको पता है ग्रेविटेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। किसी की भी डायमेंशन निकालने उसका
फॉर्मूला पता होगा, जैसे आपके पास यहाँ मास m1 होता था, मास m2 भी हम नहीं मान लेते हैं, r भी मान सकते हैं। तो फॉर्मूला कितना आता था, g m1 m2 upon d का स्क्वायर। तो g का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, f d स्क्वायर ओवर m1 m2। अब फोर्स की अभी हमें डायमेंशन ऑफ g निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ g निकालने के लिए आपके पास किसकी डायमेंशन होगी, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, m - 2। डिस्टेंस यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, मास l स्क्वायर है ना। तो मास की डायमेंशन आपको लेके क्या बोली थी, m, तो ये कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर। कुल मिला के कितना बनेगा, देखो ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 और यहाँ पे कितनी है 1, कितना बचेगा m की पावर -1। यहाँ पे l की पावर 2 है, l की पावर यहाँ पे 1 है, तो l बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो l की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा t की पावर माइनस, ये किसकी डायमेंशन आ गई, g की आ जाएगी, जिसकी डायमेंशन आ जाएगी g। क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी डायमेंशन आती है ये, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये ठीक है d का स्क्वायर हो गया तो l का स्क्वायर हो गया, हमने सब ऐड कर दिए तो ये टोटल हमारी डायमेंशन आ गई। इसके बाद इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की निकालेंगे, इसकी निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट। ये कुछ मतलब फेमस कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन आपको निकालनी है। तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए फोटोन की एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, E इक्वल टू h है ना। तो h आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, E ओवर न्यू। अब E एनर्जी है, क्या है एनर्जी, और न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है ये फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की डायमेंशन जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की होगी, तो कितना हो जाएगा m l स्क्वायर t - 2। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होती है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी होती है t की पावर -1। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये m l स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ h, दिस इज द डायमेंशन ऑफ। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको दो और मैं बता रहा हूं, जो मतलब ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको निकालना है, ठीक है। ये आप अपने पास निकलो सारे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। इसके बाद अब जो एक क्वेश्चन यहां से आता है वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन, क्या आती है वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में आपको a और b की डायमेंशन निकालनी होती है। किसकी डायमेंशन निकालनी है, a और b की। तो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन लिखेंगे अगर हम 1 मोल के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं 1 मोल के लिए, तो उसकी इक्वेशन किसी को याद है वॉन डेर वाल्स गैस की, बताओ इसको याद है, छुट्टी को तुमने पढ़ा क्या आपको, b प्लस a अपॉन b स्क्वायर, क्या होता है b प्लस a अपॉन b का स्क्वायर फिर b माइनस b इक्वल टू r d। अब डायमेंशन निकालनी है यहाँ पर किसकी, इस कांस्टेंट a की और इस कांस्टेंट b की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप ये समझ सकते हो कि जैसे ये कहता है कि जैसे p में अगर a अपॉन b स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं तो जो डायमेंशन p की होगी, p में ये a अपॉन b स्क्वायर तभी ऐड हो सकता है जब p की डायमेंशन और a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन सेम हो। होमोजेनिटी ये कहती है कि किसी टर्म में आप तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे p अपॉन a अपॉन b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ p जो है वो डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर। v यहाँ पे वॉल्यूम है, v ये आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि v वॉल्यूम है। सर ये इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन है कि, हाँ ये क्वेश्चन गिवन होगा, ये कई बार आपसे सीधे ऐसे भी आ जाएगा कि वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन में a और b की डायमेंशन लिखो, तो आपको वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन याद भी होनी चाहिए। ये दोनों तरीके से आ सकता है, अगर लिखा हुआ है तो आसान क्वेश्चन है, नहीं लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा जिस बच्चे को वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन आती होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं आती होगी वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको याद भी होनी चाहिए। तो v यहाँ पे वॉल्यूम है, a और b कांस्टेंट हो गए, p प्रेशर है, r गैस कांस्टेंट है, t आपका टेंपरेचर है। फिलहाल इधर तो हमें वैसे कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो इससे देखना है कि p में a अपॉन b स्क्वायर ऐड हो रहा है। तब डायमेंशन ऑफ a कितना बन जाएगा, देखो वो कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ p इनटू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ p क्या होती है, p क्या होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो
किसी को नहीं भी आता तो वहां पे पहले फोर्स की डायमेंशन लिख दे mlt माइनस 2 एरिया की डायमेंशन क्या होती है l स्क्वायर। अब वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है l क्यूब। लेंथ हो गया ना, वॉल्यूम क्या होगा लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया इनटू विड्थ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा l का क्यूब और ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा mlt माइनस 2, ये कितना हो जाएगा l की पावर 6 और ये कितना हो जाएगा l की पावर 2। तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी पावर यहाँ पे 4, कितनी बचेगी 4 और एक पावर ये है, कुल मिला के ये कितना आ जाएगा m l की पावर 5 t की पावर माइनस 2। तो ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी भाई a की डायमेंशन आ गई, किसकी डायमेंशन आई a। अब डायमेंशन ऑफ किसकी निकालनी है हमें b की निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा। तो b की डायमेंशन क्या होगी बताओ जल्दी, l क्यूब क्या हो जाएगी l क्यूब। डायमेंशन ऑफ b भी आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा l का क्यूब। तो ये आपको पहले तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की या कोई भी कांस्टेंट उसकी डायमेंशन क्या होगी। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। दूसरा अब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में 3 एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। कौन कौन सी एप्लीकेशन, क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे आपके, है ना, कि जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला तो आपको ये दिया हुआ है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसकी आपने क्या चेक करनी है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो पहली एप्लीकेशन में सिंपल से आपके पास मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई आई है, पहली एप्लीकेशन हम चेक कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जो भी आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन लिखी हुई है उसकी करेक्टनेस आपने चेक करनी है। क्या होगी, जैसे मान लो अभी हम पहले सही इक्वेशन लिख लेते हैं, तो F इक्वल टू m फेमस इक्वेशन है, क्या है ये फेमस, किसका फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ रखी है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ड्राइव करते हैं। F इक्वल टू m है। आप चेक कैसे करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लोगे, डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है फोर्स। जब ये इक्वेशन लिखी आएगी तो वहां पे हर एक वेरिएबल डिफाइन किया होगा कि F क्या है, M क्या है, E क्या है, ये सब आपको डिफाइन किया होगा। F फोर्स हो गया, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी बताओ mlt माइनस 2। ऐसे अब हम डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में जाते हैं। डायमेंशन ऑफ राइट साइड में क्या है, मास की डायमेंशन, एक्सीलरेशन की क्या होती है lt माइनस 2। कुल मिला के कितना हो जाएगा m lt माइनस 2। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके के आ जाएगा। अब मानो कोई और इक्वेशन ले लो आप, अब आपने चेक करना है, इस इक्वेशन को चेक करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से लिख दिया उसने s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at। इस इक्वेशन को आपने चेक करना है कि ये सही है या गलत है। अब बेसिकली हमने पढ़ी होती है, हमें पता होता है, तो लेकिन आपको डायमेंशन के हिसाब से बताना है। किसके हिसाब से बताना है, तो डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे देखो होमोजेनिटी भी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, होमोजेनिटी, यानी कि यहाँ पे होमोजेनिटी कहती है कि अगर ये इक्वेशन सही होगी तो हर एक टर्म की डायमेंशन सेम आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कितनी, एक टर्म यहाँ है, 2 टर्म यहाँ पर है, ये सिंगल टर्म मानी जाएगी ut स्क्वायर। क्या मानी जाएगी, सिंगल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे u और t इनटू में है, तो जब तक प्लस, अब एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। अब आपको हर एक टर्म की डायमेंशन निकालनी है, तो जैसे हम पहले क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ s कितनी आ जाएगी भाई, l आ जाएगी। ऐसे अब क्या निकालोगे, डायमेंशन ऑफ ut स्क्वायर, u क्या हो गया वेलोसिटी, कितनी होगी lt माइनस 1, t का स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, कुल मिला के l, यहाँ पे t की पावर माइनस, खाली t की पावर 1 बचेगा, lt की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब किसकी डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन ऑफ हाफ at। अब हाफ की डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, बचा कौन a की डायमेंशन क्या होगी
LT माइनस 2 टी की डायमेंशन क्या होगी ऊपर मिला के कितना जाएगा LT की माइनस 1। तो यहाँ पे तो किसी भी टर्म की डायमेंशन सेम नहीं आनी, इसका मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है। अब आपको यही चेक करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगी इक्वेशन रॉन्ग। तो ये डायमेंशन की हेल्प से आप चेक कर रहे हैं कि जो फिजिकल इक्वेशन दी हुई है वो सही है या गलत है। 3 एप्लीकेशन है, उनमें से पहली एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। इसके बाद मान लो ये लिखा हुआ है s ut plus half at²। अब आपको पता है कि सही लिखा हुआ है, तो ये डायमेंशन से भी सही आएगा। तो आप देखो डायमेंशन ऑफ इसका कितना जाएगा s का तो l आ जाएगा, फिर डायमेंशन ऑफ ut का निकाल दो, तो इसका तो lt माइनस 1 और इधर कितना जाएगा t, कुल मिला के कितना बचा l। फिर ऐसे डायमेंशन ऑफ हाफ at² का निकालो, तो भाई हाफ की तो होगी नहीं, a की कितनी होगी lt माइनस 2 t का स्क्वायर, फिर ये 2 है यहाँ माइनस 2 तो ये 0 हो जाएगा, तो l बचेगा खाली। तो देखो अब हर एक की डायमेंशन क्या आ रही है सेम, तो यानी कि गिवन इक्वेशन आपकी सही है। तो ये पहली इक्वेशन थी, इस हेल्प से आप क्या कर सकते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। ये पहली एप्लीकेशन थी। अब ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसके लिए आप देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुमको कि क्या करना है ना। एक फॉर्मूला ये होता है, देखो सेकंड में है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके लिए फॉर्मूला आपने लगाना है n1 u1 n2 u। n1 क्या है यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। u1 क्या है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो पहला सिस्टम होगा। डायमेंशन तो देखो सेम ही रहेगी दोनों जगह, बस उसके क्या हो जाएंगे, उसके जो बेस में हम लिखेंगे 1 2 वो चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं कि फोर्स की डायमेंशन दूसरे में, जैसे अगर डायमेंशन तो सेम रहेगी है ना, ऐसा ही यूनिट चेंज हो जाती है। जैसे फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, अगर सीजीएस में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, सीजीएस में क्या हो जाती है डाइन, क्या हो जाती है डाइन। ऐसी एनर्जी की एसआई सिस्टम में अगर जूल होगी, सीजीएस में क्या हो जाएगी अर्थ, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगी। अब बस हमने इस तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको ये लिखा आ गया पेपर में कन्वर्ट 1 न्यूटन, ये क्वेश्चन आया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये सबको रिलेशन याद भी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो 1 न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन। अब ये आएगा कैसे, डायमेंशन से कैसे आएगा उसको देखना है बस। तो आपको ये फार्मूला बता रहा है n1 u1 n2 u2। तो n1 तो 1 हो गया, पहले सिस्टम में वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1 तो 1 इनटू u1 न्यूटन या फिजिकल क्वांटिटी क्या है न्यूटन, यानी फोर्स है, क्या है फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m lt माइनस 1 है, तो यहाँ बेस में सब में क्या कर देंगे 1 कर देंगे। n2 हमें निकालना है, u2 कितना हो जाएगा m2 l2 t2 माइनस 2 t2 माइनस 2। तो n2 का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, देखो m1 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या m1 ओवर m2 एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर l1 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वो सेम ही होगी, वो तो आपको मैंने पहले बता दिया ना l1 अपॉन l2। फिर इधर कितना हो जाएगा t1 माइनस 2 अपॉन t2, इधर यहाँ पे कितना लिखोगे t1 अपॉन t2 की पावर माइनस 2 हो जाएगी। इस तरीके से हो गया ये। अब m1 हमारा किस में चल रहा है, ये फर्स्ट सिस्टम में चल रहा है। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा कौन सा है एसआई सिस्टम है, कौन सा है SI या एमकेएस सिस्टम है। तो एमकेएस सिस्टम में मास किस में होता है केजी में, तो आप m1 की जगह पर तो कितना रख दोगे 1 kg, क्योंकि यहाँ पे n2 है, ये तो 1 into हो गया। m2 किस में होगा, अब हम सीजीएस में जा रहे हैं तो m2 किस में होगा ग्राम में, तो यहाँ 1 ग्राम। जब आप डायमेंशंस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे m1 की, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देंगे। L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकंड, 1 सेकंड, क्योंकि टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जहां पर उसकी कभी भी यूनिट चेंज नहीं होती है ना। चाहे आपने एफपीएस पढ़ा हो, चाहे आपने सीजीएस पढ़ा हो, चाहे आपने एमकेएस पढ़ा हो, टाइम हमेशा सेकंड में ही कंसीडर किया गया था। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 केजी को आप क्या लिख सकते हो
1000 ग्राम क्या लिख सकते हो 1000 यहाँ पे भी आपका 1 ग्राम हो जाएगा इधर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर ये तो पड़ जाएगा तो 1 की पावर यहाँ पे लिख दो 1 की पावर -2 तो जितनी मर्जी हो पावर 1 की तो पावर वही आएगा है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो ये 10 की पावर 3 लिखते हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 की पावर 3 यहाँ से सेंटीमीटर इसको करेंगे 10 की पावर 2 कुल मिला के कितना है 10 की पावर 5 तो n2 कितना हो गया अब आप ऐसा कह दो कि 1 न्यूटन भाई 10 की पावर 5 9 ठीक है तो इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है।